नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को विधि दी है कि हम इस चैनल के माध्यम से सहायक अध्यापक चित्रकला विषय से संबंधित जो एलटी का जो सिलेबस है उसके आधार पर हम अध्ययन कर रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नावली पर चर्चा करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, आज की जो श्रृंखला रहने वाली है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ये जो श्रृंखला है वो एलटी के जो सिलेबस है, एग्जाम का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रहने वाला है, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इकाई 5 पर यह आधारित है। इकाई 5 के अंतर्गत आप देखोगे बिंदु नंबर 7, ठीक है। अब बिंदु नंबर जो 7 देखोगे मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये है एलटी का जो सिलेबस है इकाई 5। इसके अंतर्गत जो हमने अभी तक अध्ययन करा, इकाई नंबर 1, इकाई नंबर 3 का अध्ययन कर लिया है। आज जो हम अध्ययन करेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण है, बिंदु संख्या 7 पर हम अध्ययन करेंगे जो ज्यामितीय आकृतियों की पहचान से संबंधित है, क्योंकि ये जो रहेगी ज्यामितीय आकृतियों की पहचान वह गुणों से संबंधित रहेगी, ठीक है। अब प्रावैधिक कला के अंतर्गत जो हमारा बिंदु संख्या 7 पर हम चर्चा करेंगे। ये है क्या? ये जो बिंदु संख्या जो 7 है वो है आपकी ज्यामिति, ठीक है। ज्यामितीय आकृतियों की पहचान, आकृतियों की पहचान करनी है हमें इसमें। इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण श्रृंखला है, ठीक है। आइए समय ज्यादा व्यर्थ न करते हुए आज की श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं। हमें पहले समझना होगा कि, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए आधारभूत रूप से, देखिए आधारभूत रूप से ज्यामिति आकृतियों की, देखिए ज्यामितीय आकृतियों की अवधारणा पर प्रकाश डालेंगे। अवधारणा पर प्रकाश, ठीक है। अब हम देखेंगे, सर्वप्रथम हमें अगर ज्यामितीय आकृति को समझना है तो उससे पूर्व हमें जो समझना होगा, आधारभूत रूप से ज्यामितीय आकृतियों की अवधारणा पर हमें प्रकाश डालना होगा। हमें समझना होगा कि ज्यामितीय आकृतियां होती क्या हैं। देखिए, चित्रकला के अंतर्गत ज्यामितीय आकृतियों का बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यदि हम प्रागैतिहासिक काल से लेते हुए चले तो वर्तमान समय में यदि हम 21वीं शताब्दी तक की बात करें तो ज्यामितीय आकृतियों ने चित्रकला को एक नई दिशा प्रदान करने में बहुत ज्यादा सहायता प्रदान की है। अब जब हम बात कर ही रहे हैं ज्यामितीय आकृतियों की, तो हमें सर्वप्रथम ज्यामितीय आकृति के बारे में विस्तार पूर्वक समझना होगा। देखिए, ज्यामितीय आकृतियों की यदि मैं बात करूं तो ज्यामिति का एक बहुत बड़ा, लंबा और बहुमूल्य इतिहास रहा है। यदि ज्यामिति जो शब्द है, ठीक है, इतना आप इसे मेरे साथ नोट करते जाइएगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और जितने भी नए व्यूअर्स इससे जुड़ रहे हैं तो प्लीज आप भी इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ ज्यामिति की, अब ज्यामिति की जो यदि मैं बात करूं तो इसका बहुत बड़ा लंबा इतिहास रहा है और शानदार इतिहास भी रहा है। अब ज्यामिति शब्द की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये ज्यामिति शब्द है तो इस शब्द का जो अर्थ होता है ज्योमेट्रिक होता है, आप लोगों को पता है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। ज्योमेट्रिक ये शब्द होता है, ज्यामिति शब्द का जो अंग्रेजी शब्द होता है ज्योमेट्री। और जो ज्योमेट्री शब्द कहां से लिया गया है, यह यूनानी भाषा का ये एक शब्द है, ये यूनानी भाषा से लिया गया है, ठीक है। अब जियोमीनोन का जो अंग्रेजी तुल्य, अगर इसके अंग्रेजी अनुवाद की बात करें तो जिया का जो मतलब होता है, जिया का जो मतलब होता है दोस्तों, वो होता है भूमि, ठीक है, भूमि होता है। और मीटोन का जो अर्थ होता है, मीटोन का जो अर्थ होता है, उसका जो अर्थ होता है उसका मापना होता है, ठीक है। ये इसका अर्थ है मापना होता है, और ये एक यूनानी भाषा का
शब्द है, ठीक है। अब जिया का जो मतलब होता है वो भूमि, और नोटोन का जो अर्थ होता है वो मापना था। अब इन दो शब्दों का जो मिलकर जो पर्यायवाची रूप बना वो क्या है, भूमि की माप करना। देखिए किसी भी धरातल की माप करना ज्योमेट्री का ही एक अंग होता है। देखिए अब मैं जहाँ तक मैं ज्योमेट्री का अर्थ की यदि बात करूँ तो विभिन्न इतिहासकारों ने इस संबंध में अपने अपनी क्या परिभाषाएं प्रस्तुत की है, अपने अपने तर्क दिए हैं। अगर प्राचीन समय में अगर ज्यामितीय आकृतियों की अवधारणा की यदि मैं बात करूं तो संभवतः आप ये देखोगे इसका जो रूप आपको ज्यामिति का जो रूप देखने को मिलेगा उसमें कला के अंतर्गत देखने को मिल रहा है, वास्तुकला के अंतर्गत देखने को मिलेगा, और इस शिल्पकला के अंतर्गत, मूर्तिकला के अंतर्गत की आवश्यकताओं के कारण ये क्या हुआ, विकास हुआ इसका, ठीक है। अब इस अवसर को भी सम्मिलित इसी के अंतर्गत किया गया है, क्योंकि ज्यामिति की आकृतियों के अंतर्गत एक वैभवपूर्ण एक साम्राज्य की बात करूं या वैभवपूर्ण पृष्ठ की बात करूं या वैभवपूर्ण काल की बात करूं, तो ये इस चीज को प्राप्त हुई है। और वैभवपूर्ण जो राजभवनों का जो निर्माण हुआ, वैभवपूर्ण इमारतों का जो निर्माण हुआ है, और वैभवपूर्ण जो मंदिरों का जो निर्माण हुआ है, और झीलों का जो निर्माण हुआ है, बड़े बड़े बांधों का जो निर्माण हुआ है, या कहें वर्तमान समय में जो महानगरों का जो निर्माण हुआ है, और वास्तुकला ने इस अवधारणा को क्या किया, उजागर करा। अब यदि ज्यामिति की आकृति ना हो, यदि ज्यामिति का मतलब होता है जो भूमि की माप या मापन करना होता है, यदि ये चीजें नहीं होती कि आप बड़े बड़े जो भवन देख रहे हो, जो राजभवन देख रहे हो, या वास्तुकला का जो एक बहुत बड़ा जो नमूना आपको देखने पड़ता है, तो ये चीजें किसी यंत्र के माध्यम से नपी तुली और आधार पर खींची गई अंकन रेखाएं होती हैं। मान लीजिए यदि हम किसी गुंबद को बना रहे हैं, या गुंबद को बनाने के लिए हमें ज्यामितीय आकृतियों की आवश्यकता लेनी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि यदि हम कोई गुंबद को बना रहे हैं तो उसमें चांदा का जो प्रयोग होता है एकदम सटीक होता है कि यदि उसका जो बीच का जो कोण है वो 90 अंश पर आधारित होगा, और उसका जो न्यूनतम कोण होंगे 0 से 90 अंश के बीच का उसका न्यूनतम कोण होगा, और जो इसकी जो बगल की जो दिशाओं का जो यदि हम 1/3 आकृति की यदि मैं बात करूं वो 30 से 70% के अंश पर यह आधारित होती है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। अब यदि मैं ज्यामिति की परिभाषा की बारे में बात करूं, ठीक है, अब बात करते हैं ज्यामिति की परिभाषा क्या होती है। आप मेरे साथ नोट कर लीजिए, ज्यामिति की परिभाषा, ठीक है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं इसमें गढ़ी हुई हैं। अब इसकी जब मैं परिभाषा के बारे में बात करूं, ये जो ज्यामिति गणित होता है उसको हम 3 इसके विशाल खंड होते हैं, विशाल शाखाएं होती हैं, उसमें से इसका एक रूप होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, बिंदु। देखिए हम एक बिंदु से अगले बिंदुओं को जाने के लिए जो सरलतम रेखाओं का प्रयोग करते हैं, और उसके अंतर्गत रेखाओं का, ताल का और ठोस चीजों के गुणों पर तथा इसके स्वभाव और मापन और इसके अनेक अंतरिक्षी में जो सापेक्ष स्थिति होती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए ज्यामिति के आधार पर आज हम जो अलग अलग ग्रहों में या कहें हम स्पेस स्टेशनों पर यदि हम जा रहे हैं, आकाश की ऊंचाई को जो छू रहे हैं, तो ज्यामिति के बिना संभव नहीं होता। यदि हम एक यान को बना रहे हैं, अगर सोच लीजिए हम एक रॉकेट बना रहे हैं, तो उसमें ज्यामितियों के अलग अलग रूपों में प्रयोग किया जाता है। देखिए यदि हम किसी भाग का निर्माण कर रहे हैं तो वो कितने अंश का होगा, या उसकी हाइट क्या होगी, ये सारी चीजें गणितीय की जो आलेखन के आधार पर इसे गणनाएं की जाती हैं, इसलिए ज्यामिति का एक रूप प्रदान इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका ज्यामितीय आधार पर। और अब हम बात करते हैं, ये तो प्रथम परिभाषा थी। अब यदि हम द्वितीय परिभाषा की बात करें, ज्यामिति की द्वितीय परिभाषा की बात करें, तो ज्यामिति गणित की एक ऐसी शाखा होती है, ठीक है। अब ज्यामिति की परिभाषा के बारे में बात करूं, ज्यामिति गणित की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत बिंदु, रेखा, वक्र और समतल तथा अन्य का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसे हम ज्यामिति कहते हैं, ठीक है। देखिए गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम बिंदुओं की बात करेंगे, बिंदुओं की चर्चा होती है इसके अंतर्गत, रेखाओं की चर्चा होती है, और जो वक्र होता है, जो धरातल होता है, जो पट होता है, और जो अन्य चीजों का जो समावेशित रूप हमें जो इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, हम उसका अध्ययन करते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। यदि
अलग तरीके से यदि हम ज्यामिति की परिभाषा की बात करें, अब करते हैं ज्यामिति गणित की बात करते हैं। देखिए ज्यामिति, यदि हम ज्यामिति गणित के बारे में बात करें तो वो क्या होती है। देखिए गणित की एक वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृतियों की बात करते हैं। देखिए फिर से दोहरा रहा हूँ, किसी भी गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक रेखाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक रेखाओं का अध्ययन करते हैं, या कहें उसे रेखाखंडों का अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ज्यामिति गणित कहते हैं। ठीक है, ज्यामिति गणित का रूप उसे दिया जाता है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ज्यामिति होती क्या है पहली बात। अब बात करते हैं कौन किसे कहते हैं। अब हम ज्यामिति का जो पोर्शन पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हमें समझना होगा कि ज्यामिति का जो पोर्शन, हमने जो ज्यामिति गणित की बारे में बात करें, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कर्म की तरफ बढ़ते हैं। अब कौन किसे कहते हैं। देखिए ज्यामिति के अंतर्गत कोण रेखा, वक्र रेखा, सरल रेखा, समांगी रेखा, तर्क रेखा, समांतर रेखा, संपत्ति रेखा और किरण रेखा, ये बहुत सी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब हमें आज जो हम समझते हैं, हमें जो समझना होगा पहले कौन किसे कहते हैं। दोस्तों कौन किसी बिंदु पर दो आसान, देखिए किसी बिंदु पर दो आसान किरणों के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसे कौन कहते हैं। देखिए दो बिंदुओं के, अब मान लीजिए हम एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, जब इन दो बिंदुओं को मिलाने के लिए, ठीक है, जिस किरण का प्रयोग करते हैं और जिसके अंतर्गत एक झुकाव आपको दिखेगा किसी ना किसी एक तरफ को, जो झुकाव होता है उसको हम कौन कहते हैं। देखिए यदि हम दो बिंदु हैं, एक बिंदु से ले लेते हैं, एक बिंदु से ले लेते, यदि हम दो बिंदुओं को यदि हम मिलाते हैं, कहीं नहीं उसमें झुकाव और तिरछापन नजर आता है, जिसे हम कौन कहते हैं। ठीक है, कौन कहते हैं, ये आपको समझ में। अब देखिए कौन कितने प्रकार के होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए अब हमने कोणों को कितने प्रकारों में बांट सकते हैं ये देखिए कोणों को हम निम्न प्रकारों में बांट सकते हैं। कोणों को उनकी माप के आधार पर निम्न भागों में से हम विभाजित करते हैं, इतना समझ लीजिए। अब निम्न भागों में किस प्रकार से विभाजित करते हैं। अब आज हम बात करते हैं न्यून कोण की बात करते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं ये समझ लीजिए, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यून कोण किसे कहते हैं। ठीक है, अब वह कोण जिसका मान जीरो से 90 अंश से कम होता है, न्यून कोण कहा जाता है उसको। ठीक है, अब न्यून कोण की बात करें, न्यून कोण किसे कहते हैं, फिर से दोहरा रहा हूं मैं। देखिए ये न्यून कोण होता है वह कोण जिसका देखिए वह कोण जिसका मान, ठीक है, वह कोण जिसका मान 0 से 90 अंश से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये इसकी ये परिभाषा मैंने आपको दे दी है, इतना आपको समझना हो गया। अब बात करते हैं बिंदु की। ये तो हमने कोण की बात करी, अब बात करते हैं पॉइंट की बात करते हैं या बिंदु। ठीक है, ये समझना होगा आपको। अब देखो बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई आकृति नहीं होती, पहले इतना इस पर से समझना होना चाहिए आपको, समझ लेना चाहिए। फिर से दोहरा रहा हूं, देखिए बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है और सिर्फ सही स्थिति को दर्शाने का कार्य करती है। अब जो बिंदु होती है, अब मान लीजिए हमने ये बिंदु यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ आपको देखने के लिए। ये बिंदु है, इसका क्या है, इसका ना कोई लंबाई है, ना इसकी चौड़ाई है और ना इसकी ऊंचाई है। ठीक है,
इतना समझ लें। बिंदु वह बिंदु जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। सिर्फ हम जो बिंदु होता है, बिंदु सिर्फ दर्शाने का कार्य करते हैं, उसको हम चिन्ह के आधार पर दर्शाते हैं। ठीक है, इतना आप समझ लो, ये एग्जाम में आ सकता है। अब बात करते हैं रेखा किसे कहते हैं। देखिए, अब बात करते हैं रेखा किसे कहते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाता है रेखा किसे कहते हैं, इतना आपको समझना होगा। रेखा, देखिए, एक ऐसा रेखाखंड के दोनों, एक ऐसा रेखाखंड जिसके एक ऐसा रेखाखंड के दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाने में जो आलेखन जो प्राप्त होता है उसे हम रेखा कहते हैं। अब देखिए, हमने एक रेखा को आगे को बढ़ाते हुए यदि हम चले अनंत की तरफ, ठीक है, उससे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। वो कहीं पर आपस में मिलती नहीं है, ठीक है, वो निरंतर आगे को गतिशील रहती है, इसे हम क्या कहते हैं, रेखा। अब एक रेखाखंड, ठीक है, एक रेखाखंड के दोनों दिशाओं को, ए रेखाखंड ने दोनों दिशाओं को अनंत तक बढ़ाने में, देखिए हमने दो दिशाओं में, एक तो जहां पर से हमने पॉइंट रखा और दूसरा जिस दिशा की तरफ वो बढ़ रही है, ठीक है, वो क्या है, अनंत तक को बढ़ती हुई चली जाती है और आलेखन जो हमें जो प्राप्त होता है उसे हम रेखा कहते हैं। जो हमें जो लाइन जो प्राप्त होती है हम उसे रेखा कहते हैं। अब रेखा के प्रकार, अब रेखाओं के प्रकार की यदि मैं बात करूं तो रेखाओं के गुणों के आधार पर रेखाओं के प्रकारों को विभाजित किया गया है। अब बात करते हैं सरल रेखा। जो पहली जो रेखा है वो क्या है, सरल रेखा। इतना समझ लीजिए, रेखाओं के बारे में बात करें, सरल रेखा, ठीक है। अब सरल रेखा क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, सरल रेखा वैसी रेखा को कहा जाता है, सरल रेखा वैसी रेखा को कहा जाता है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना बदले जाती है। देखिए, सरल रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना स्थान बदले हुए निरंतर आगे को बढ़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। ये पहली रेखा। और दूसरी रेखा की यदि हम बात करें, वो समानांतर रेखा होती है, ठीक है। समानांतर रेखा, समानांतर रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। आपने सरल रेखा समझ ली। अब समानांतर रेखा वैसी रेखा को कहते हैं जो दो रेखाओं के बीच की दूरी को बराबर, दो रेखाओं के बीच की दूरी के बराबर होती है। देखिए, अब हमने एक ये रेखा खींची, एक ये रेखा खींची और दूसरा बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाते हैं, तो इन दोनों के बीच की जो समानांतर रेखाएं होती हैं, देखिए फिर से दोहरा रहा हूं, समांतर रेखा वैसी रेखा जो दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। अब दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा समान होती है या कहें समानांतर होती है, उसे हम समानांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। अब जो तीसरी रेखा की बात करें, वक्र रेखा। अब वक्र रेखा क्या होती है उसको समझ लें। वक्र रेखा के बारे में बात करें, वक्र रेखा वह रेखा ऐसी होती है, देखिए, वक्र रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसको, ठीक है, जिसको एक बिंदु से, वक्र रेखा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु से होकर टेढ़ी मेढ़ी गुजरती है या उसका दिशा परिवर्तित होती है, उसे हम वक्र रेखा। वक्र रेखा एक वह रेखा होती है जो एक स्थान से तो चलती है, मगर वो जगह जगह पर क्या होती है, अपना स्थान बदलती है या टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी तरफ को बढ़ती हुई आगे को बढ़ती हुई चली जाती है, उसे हम वक्र रेखा कहते हैं, ठीक है। अब वक्र रेखा की बात समझ। अब चौथी रेखा की यदि हम बात करें दोस्तों, चौथी रेखा जो होती है आपकी समांगी रेखा होती है। समांगी रेखा होती है। अब संगामी रेखा कहते हैं उसको, संगामी रेखा होती है। अब वह ऐसी रेखा होती है जो दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है। अब दो या दो से अधिक रेखा, ये समांगी रेखा वह रेखा होती है जो दो या दो से अधिक
बिंदुओं से एक स्थान से होकर आगे को निरंतर बढ़ती हुई चली जाती है, उसको हम समांगी रेखा कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए ये रेखा किस प्रकार की होती है। जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, ठीक है, एक बिंदु से ये आगे को होकर गुजरती हैं। देखिए, जब दो रेखाएं जब एक स्थान पर मिलकर जब एक बिंदु से आगे को निरंतर बढ़ती जाती है तो उसे समांगी रेखा कहते हैं, कि एक दूसरे के समांतर रेखा जो परिवर्तित होकर आगे को निरंतर चलती हुई रेखा को समांगी रेखा कहते हैं। अब बात है तो जो पांचवी रेखा तथार्थक रेखा, ये क्या होती है? कभी क्वेश्चन आ जाता है तथार्थक रेखा क्या होती है। वह वैसी रेखा, तथार्थक रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को बीच में क्या हुई काटती हुई चलती है। देखिए, ये जो रेखा होती है ये दो या दो से अधिक रेखाओं को कहीं पर बीच में ब्रेक करके हुए आगे को बढ़ती हुई जाती है। जो बीच में ये रेखा क्या होती है काटती जाती से तथार्थक रेखा कहते हैं। दो या दो से अधिक रेखाओं को काटते हुए जब आगे को निरंतर बढ़ती हुई चली जाती है तो तथार्थक रेखा उसे कहते हैं। अब बात करते हैं संपाती रेखा क्या होती है। संपाती रेखा क्या होती है आपको समझना होगा। ये छठे नंबर की जो रेखा हो संपाती रेखा किसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रेखा है। दो या दो से अधिक रेखाओं को काट कर, ये तो आपके तथार्थक रेखा के बारे में बात करी। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, संपाती रेखा के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसी रेखा जो एक ही रेखा पर अन्य रेखाओं को एक या एक से अधिक रेखाओं पर विभाजित हो जाती है तो उसे समांतरिक रेखा कहते हैं। देखिए, ये जो रेखा होती है ये वैसी रेखा होती है जो एक ही रेखा के अन्य एक या एक से अधिक रेखाएं इसके अंतर्गत होती हैं तो उसे समांतरिक रेखा हम कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया रेखा। अब रेखा खंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये 7 प्रकार की जो हमने जो पढ़ी थी रेखाएं। ठीक है, अब जो आगे की जो हम बात करेंगे इसके अंतर्गत आपको रेखा खंड क्या होता है, रेखा खंड क्या होता है ये समझना होगा। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रेखा खंड क्या होता है। रेखा खंड वैसी एक रेखा होती है वह भाग जिसके दोनों किनारे निश्चित होकर आगे को निरंतर बढ़ती हुई जाती हैं या आगे कहीं पर मिलकर खंडित हो जाती हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं रेखा खंड कहते हैं। रेखा खंड वैसी एक रेखा का वह भाग होता है जो दोनों किनारे निश्चित होकर उसे जो दोनों किनारे उसके निश्चित होते हैं वो आगे को निरंतर बढ़ते हुए जाते हैं, उसे हम रेखा खंड कहते हैं। ठीक है, इतना आप समझिए। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का अगले बिंदु की बात करेंगे। ठीक है, अब चतुर्भुज। अब हम चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। अब चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के बारे में बात कर रहे हैं। ये होता है क्या, किसी समतल पर 4 रेखाखंडों के अंतर्गत निर्मित बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। देखिए, किसी समतल पर देखिए मान लो अगर हमने किसी एक समतल पर हमने आयत बना दिया तो उसके अंतर्गत जो निर्मित जो रेखा होती है वो बंद आकृति के अंतर्गत होती है। ठीक है, कोई आकृति हमने चारों तरफ की जो रेखाएं खींची तो अगर हमने इसके अंतर्गत कोई आकृति बनाई वो चतुर्भुज कहते हैं, उसको क्या होता है बंद कर देते हैं वो। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूँ, चतुर्भुज की रेखा किसी कह रहे हैं, किसी समतल पर 4 रेखा खंडों के अंतर्गत निर्मित बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। देखिए, 4 खंड होते हैं, जो 4 खंड होते हैं उसके अंतर्गत जो निर्मित जो आकृति होती है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। इतना आपको समझ गए। अब बात करते हैं, देखिए चतुर्भुज के प्रकारों की यदि हम बात करें तो चतुर्भुज के 5 प्रकार होते हैं। पहले तो इतना सिंपल सा समझ लीजिए कि इसके 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। यदि हम बात करें इसकी जो 5 चतुर्भुज के जो 5 प्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं, चतुर्भुज के प्रकार ये 5 प्रकार के होते हैं। कभी क्वेश्चन आता है तो ठीक है। पहले के बारे में बात करें तो समानांतर चतुर्भुज होती है। दूसरा होता है आपका आयत। ठीक है, ये आयत फिर तीसरी होती है वर्ग, समझ लीजिए। और ये जो चौथा होता है आपका ये
समचतुर्भुज होता है, चतुर्भुज होता है। और पांचवी जो रेखा होती है ये आपकी समलंब चतुर्भुज इसे कहते हैं, ठीक है। अब हम जो अध्ययन करेंगे इन पांचों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब पांच क्या होते हैं इनके बारे में हमें जानना। असमांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? यदि चतुर्भुज की सम्मुख चारों भुजाओं का युग्म समानांतर है तो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। आमने सामने की जो भुजाएं समान होती हैं, देखिए जब चारों तरफ की आमने सामने की जो भुजाएं समान होती है उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखिए ये होता है, देखिए आमने सामने, देखिए मान लीजिए 10 मीटर की लंबाई है, 10 मीटर की और 5 मीटर की चौड़ाई है। लंबाई ये मान लीजिए लंबाई है 10 मीटर की, ये चौड़ाई है 10 मीटर की। अब समानांतर होती हैं तो ये सम चतुर्भुज कहा जाता है। अब आयत के बारे में बात करें, आयत क्या होता है? देखिए एक चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण उसका कितना होता है? 90 अंश होता है। अब आयत की यदि हम बारे में बात करें, आयत क्या होता है? देखिए हमने एक आयत बनाया, ठीक है। अब यदि हम इसके प्रत्येक कोण की यदि हम बारे में बात करें, इस कोण की बात करें या इस कोण की बात करें या इस कोण, यदि हम चारों कोणों की यदि हम बात करें तो ये भी 90 अंश होता है, ये भी 90 अंश होता है, ये भी 90 अंश होता है, ठीक है, ये भी 90 अंश है। आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 अंश को प्रदर्शित करते हैं और इसे हम आयत कहते हैं। अब वर्ग के बारे में बात करते हैं। वर्ग क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान होती हैं, एक ऐसा चतुर्भुज के बारे में बात करके जिसकी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, तथा वह प्रत्येक कोण उसका क्या होता है? 90 अंश का होता है, तो उसे वर्ग कहते हैं। देखिए वर्ग का भी जैसे आयत का होता है उसी प्रकार से वर्ग का होता है। अब एक ऐसा चतुर्भुज के बारे में बात करें जिसकी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, उसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, और जो 90 अंश का कोण बनाता है और उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब बात करते हैं हम समचतुर्भुज की बात करते हैं। समचतुर्भुज ये चौथे नंबर का जो समचतुर्भुज होता है, एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं समचतुर्भुज कहा जाता है उसे। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं उसे चतुर्भुज कहा जाता है। अब बात करते हैं समलंबन चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के बारे में बात है। एक चतुर्भुज जिसकी भुजाएं एक समान हो और उसे समचतुर्भुज कहा जाता है। देखिए इसमें सभी की डेफिनेशन एक जैसी है। आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा कोण होता है, कौन सा न्यून कोण होता है, कौन सा आयत होता है, कौन सा वर्ग होता है, कौन सा चतुर्भुज होता है और कौन सा लंबन कोण होता है। ये आपको समझना बहुत जरूरी होगा। आप देखिए इस श्रृंखला से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ज्यामितीय गणित किसे कहते हैं? देखिए उसमें कुछ परिभाषाएं लिखी हुई आ सकती हैं। गणित की वह शाखा जिसे हम दो या दो से अधिक रेखा खंडों से आकृति बनती है उसका अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? गणितीय ज्यामितीय गणित कहते हैं। अब बिंदु किसे कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन आता है बिंदु क्या होता है। बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, सिर्फ वो स्थिति दर्शाने को उसका स्थिति दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब रेखा किसे कहते हैं? एक ऐसा रेखाखंड के दो दिशाओं में, एक ऐसा रेखाखंड जिसके दो रेखा दिशाओं में अनंत तक बढ़ाने में आलेख जो प्राप्त होता है हम उसे रेखा कहते हैं। अब रेखा के प्रकार हमने बता दिया था आपको। सरल रेखा होती है, वक्र रेखा होती है, समांगी रेखा होती है, तटक रेखा होती है, रेखाखंड होते हैं और समांतर रेखा होती हैं और समपाती रेखा होती है। ये आपके सभी कुछ आपके ज्यामिति के अंतर्गत आती है। ये जो पोर्शन रहा आपका ज्यामिति से संबंधित ये पोर्शन रहा, इससे ज़्यादा प्रश्न तो बनेंगे नहीं, मगर एक आध क्वेश्चन अगर बन सकता है, जैसे कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, वक्र किसे कहते हैं, चतुर्भुज किसे कहते हैं, समांगी रेखा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ज्यामिति आकृति की सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, ठीक है, ये किन किन चीज़ों में ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है। अब ये देखिए जितना भी आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उन सभी में ज्यामितियों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि हम अंतरिक्ष के बारे में बात करें, यदि हम अंतरिक्ष में अलग अलग जो ग्रहों को खोज रहे हैं या स्पेस स्टेशन की तरफ जो जा रहे हैं, या हम बात करें
कोई रॉकेट का निर्माण करते हैं, किसी भी वस्तु विशिष्ट का निर्माण करते हैं, कार, गाय इत्यादि, ये क्या होते हैं, सभी ज्यामिति की उस अवधारणा को पुख्ता करते हैं, उन्हीं चीज़ों से होकर गुजरते हैं। यदि हमें किसी इंजन का शाफ्ट बनाना है तो वो भी एक कोण के आधार पर बनता है, या बात करें या वो किसी त्रिभुज के आकार का बनेगा, या वो उसकी एक माप होती है, उसका पृष्ठभूमि जो होती है उसकी माप और उसके बिंदुओं के वक्र के तल को समानांतर करती है और उसका अध्ययन करती है, और वो क्या कहलाई जाता है, ज्यामिति आकृतियां उसके अंतर्गत दर्शाई जाती हैं। ये आज का जो पोर्शन है हमारा ज्यामिति पर आधारित है। अब इससे अगला जो मैं पोर्शन लेके आऊँगा वो आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आऊँगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।